सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे की तरफ बाहर निकलकर देख चुका था कि ज़कुई ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फानस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीटकर नाजी की पसंद जमनीयत में ले आए। ओ रोश रात भत हुई है, वो अभी तक वापस नहीं आई। नाजी ने कहा, वो अब आएगी भी नहीं, ऐसे मेरे को कोई शहजादा वापस नहीं करता, वो उसे अपने साथ ले जाएगा। तुमने उस पर भी गौर किया है? और दुश ने कि नहीं, मैंने अपनी चाल का ये पहलू तू सोचा ही नहीं था। नाजी ने कि किया, ये भी हो सकता कि अमीर मिस्र ज़कवी के साथ शादी कर लें, इस सूरत में लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। और विश ने कहा, वो है तो होशियार, मगर रकासा का क्या भरोसा, वो रकासा की बेटी है और तजर्बाकार भी, ध की भी दे सकती है। नाजी ने कहा, वो गहरी सोच में था कि ज़कुई जैसे में दाखिल हवी। उसने हंस कर कहा, अपने अमीर मिस्र का वजन करुला। ओ इतना सुना, आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना, पहले बता वो हवा क्या? नाजी ने बेकरारी से कहा, जो आप चाहते थे। आपको ये किसने बताया कि सलाहुद्दीन पत्थर है, फौलाद है, और वो मुसलमानों किला का साया है? इसने जमीन पर पांव का ठड मारकर कहा। वो इस रैत से ज्यादा बेबस है जिसको हवा के झोंके उड़ाते फिरते हैं। ज़कवी ने ये तुम्हारे हुस्न का जादू और जबान की तलसम ने उसे रैत बना, या वरना हेमजत चिटान है। उरूश ने कहा, हां चिटान था, लेकिन अब रितीला टैला भी नहीं। ज़कवी ने कहा, मेरे मुताल्लिक कोई बात हुई? नाजी ने कहा, हां पूछ रहा था कि नाजी कैसा इंसान है। मैंने कहा कि मिस्र में अगर आपको किसी पर भरोसा करना चाहिए तो वो नाजी है। उसने कहा कि तुम किस तरह नाजी हो को जानती हूं। मैंने कहा कि वो मेरे बाप के गहरे दोस्त थे, हमारे घर गए थे और कह रहे थे कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम हूं, मुझे समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो मैं कूद जाऊंगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बा इस्मत लड़की हूं। मैंने कहा, मैं आपकी लोंडी हूं। आपका हर हुक्म सर आंखों पर कहने लगा कि कुछ देर है मेरे पास बैठो। मैं बैठ के, फिर वो अगर पत्थर था तो मोम बन गया और मैंने मोम को अपने सांचे में डाल लिया। इससे रहमत होने लगी तो उसने मुझसे माफी मांगी। हम कहने लगा, मैंने जिंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा, ये गुनाह भी आपने मेरे साथ कोई धाका नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बलवाया। मैं खुद आई थी और फिर भी आऊंगी। ज़कुई ने हर बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह उसका जिस्म रियां था। नाजी ने जोश मसरत से उसे अपने बाजू में ले लिया और रोश ज़कुई को हराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद देकर खीमे से निकल गया। सहराई उस पर इसरार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया हुआ किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर इस सुबह के इजाले ने अपने तारीक सीने में एक राज छिपा लिया था जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी, जिसके क़याम और इस्तेहकाम का हवाब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा और इसकी ताबीर का अज़्म लेकर जवान हुआ। गुज़िश्ता रात इस सहरा में जो वाक़या हुआ, इसके दो पहलू थे। एक पहलू से नाजी और औरविश वाकिफ थे, दूसरे से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता वाकिफ था। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसका सिरागरसान और जासूस अली बिन सुफियान और ज़कुई तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़ये के दोनों पहलों से वाकिफ थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और इसके स्टाफ को नाजी ने निहायत ही शान और इज्जत के साथ रहमत किया। सूडानी फौज दूरों ये खड़ी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदबाद के नारे लगा रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नखरों के जवाब में हाथ लहराने, मुस्कुराने और देगर तकल्फात की पर वाहन ही की नाजी से हाथ मिलाया और अपने घोड़े को एड़ी लगाई। इसके पीछे अपने मुहाफिज और दीगरे स्टाफ को भी अपने घोड़े दौड़ाने पड़े। अपने मरकजी दफ्तर पहुंचकर वो अली बिन सुफियान और अपने नायब को अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। अपने मरकजी दफ्तर पहुंचकर वो अली बिन सुफियान और अपने नायब को अंदर ले गया। वो सारा दिन कमरे में बंदे रहे। सूरज गुरूब हुआ, तारीकी छाई कमरे के अंदर खाना तो दूर पानी भी नहीं गया। रात हांसी गुजर चुकी थी जब वो तीनों कमरे से निकले और अपने अपने घरों को रवाना हुए। अली बिन सुफियान उनसे अलग हुआ तो मुहाफिज दोस्तों के एक कमांडर ने उसे रोका और कहा, मोहतरम, हमारा फर्ज है कि हुक्म माने
और जबानें बंद रखे, लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी फैल गई है, खुद में भी उसका शिकार हुआ हूं। कैसी मायूसी? अली बिन सफियान ने कहा। कमांडर ने कहा, मुहाफिज कहते हैं कि फौज को अगर शराब पीने की इजाजत है तो हमें उससे क्यों मना किया गया है? अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझे तो सजा दें दे, लेकिन मेरी शिकायत नहीं। हम अपने अमीर को अल्लाह का बरगजीदा इंसान समझते थे, वो रास पर दिल व जान से फिदा थे, मगर रात को उसके जैसे में एक रकासागी। अली बिन सफियान ने कमांडर की बात मुकम्मल करते हुए कहा, तुमने कोई गिस्ताई नहीं की, गुनाह अमीर करें या गुलाम सजा में कोई फर्क थी? गुनाह बहरहाल गुनाह है। मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि अमीर मिस्र और रिकासा के पिछली रात की मिलात में गुनाह का कोई उनसर भी कभी ताल्लुक थी। ये क्या था? अभी मैं तुमको नहीं बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरते हुए तुम सबको पता चल जाएगा कि रात को क्या हुआ था। अली बिन सफियान ने कमांडर के कुंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी बात गौर से सुनो आमिर बिन सालेह, तीन पुराने अस्करी हूं, अच्छी तरह जानते हूं कि फौज और फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सबका फर्ज है। रकासा का अमीर मिस्र के खेमे में जाना भी एक राज है। अपने जानबाजों को शक में न पड़ने दो और किसी से जिक्र तक न हो कि रात को क्या हुआ था। अली बिन सफियान ने कहा, यह कमांडर पुराना था और अली बिन सुफियान की काबिलियत से आगाह था, सो उसने अपने दस्ते के तमाम शकूक रफू किए। अगले रोज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोपहर का खाना खा रहे थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतला दी गई कि नाजी आए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिले। नाजी का चेहरा बता रहा था कि गुस्सा में है और घबराया हुआ है। उसने हिकलाते हुए लहजे में कहा, काबिल सदा एहतराम अमीर मिस्र, क्या ये हुक्म आपने जारी किया है कि सोडानी फौज की 50,000 नफरी मिस्र की उस फौज में मुदगम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है? हाँ नाजी, मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सिर्फ करके और बड़ी गहरी सोच व विचार के बाद ये फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फौज में इस तरह मुदगम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सूडानियों की नफरी सिर्फ 10% हो। और तुम्हें यह हुक्म भी मिल चुका होगा कि अब तुम इस फौज के सालार नहीं हो, गेतम फौज के मरकजी दफ्तर में आ जाओगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया, आली मकाम, मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? नाजी ने कहा, अगर तुम्हें यह फैसला पसंद नहीं तो फौज से अलग हो जाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश कर दी गई है। आपको बुलंद दिमाग और गहरी नजर से ऐसा नहीं करनी चाहिए। मरकज में मेरे भद से दुश्मन हैं। नाजी ने कहा, मेरे दोस्त, मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया कि मेरी इंतजामिया और फौज से साजिशों का खतरा हमेशा के लिए निकल जाए। और मैंने ये फैसला इसलिए किया है कि किसी का अहदा कितना ही क्यों न बुलंद हूं और कितना ही अदनी क्यों है न हूं, वो शराब न पिए, हलड़बाजी न करें और फौजी जश्नों में नाच गाने न हूं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, लेकिन आली जाह, मैंने तो हुजूर से इजाजत ली थी। नाजी ने कहा, मैंने शराब और नाच गाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फौज की असल हालत में देख सकूं, जिसे तुम मिल्त इस्लामिया का फौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बरतरफ भी कर सकता, मिस्री फौज में उसको मुदगम कर कि उसके किरदार को सुधार लूंगा। और यह ही सुन लो, रहम में कोई मिस्री सूडानी शामी मुझी नहीं है, हम सब मुसलमान हैं, हमारा झंडा एक और मजहब एक है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अमीर आली मर्तबत ने यह तो सोचा होता कि मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नाजी ने कहा, जिसके तुम असल हो, अपनी माजी पर ही नजर डालो। जरूरी नहीं कि अपनी कारिस्तानियों की दास्तानें मुझसे ही सुनो, फौरन वापस जाओ और अपनी फौज की नफरी सामान, जानवर सामान, खुर्दुनोश वगैरह के कागजात तैयार कर कि मेरे नायब के हवाले करो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील जरूरी होनी चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुलाकात के कमरे से बाहर निकल गए। ये बात नाजी के खफिया हरम में पहुंच गई थी कि जकवी को शाह मिस्र ने रात भर शरफ बाजियाबी बख्शा है। जकवी के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। इसे आए अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था, लेकिन आते भी नाजी ने उसको अपने पास रखा था। इसे जरा सी देर के लिए भी उस हरम में जाने भी देता जहां नाजी की दिलचस्प नाचने वाली लड़कियां रहती थी।
जकवी को उसने अलग कमरा दिया था। उन्हें यह तो मालूम न था कि नाजी जकवी को सलाहुद्दीन को मूम करने की ट्रिंग दे रहा है और किस बड़े तख्जीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रुकासाएं बस यही देखकर जल भन गई थी कि जकवी ने नाजी पर कब्जा कर लिया था और नाजी के दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी गई है। हरम की 2 लड़कियां जकुई को ठिकाने लगाने की सोच रही थी। अब उन्होंने देखा कि जकुई को अमीर मिस्र ने भी रात भर अपने खीमे में रखा तो वो पागल हो गए। इसको ठिकाने लगाने का वाहिद तरीका कत्ल था। कत्ल के 2 ही तरीके हो सकते थे, जहर या कराए के कातिल जो जकुई को सूते हुए भी कत्ल कर दें। दोनों भी तरीके नामुमकिन लग रहे थे क्योंकि जकुई बाहर नहीं निकलती थी और अंदर जाने तक इसको रसाई का कोई जरिया नहीं था। इन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा होशियार चालाक मुलाजमा को एतमाद में लिया था। उसे इनाम व इकराम देती रहती थीं। जब हसद की अंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने इस मुलाजमा को मना मांगा इनाम देकर अपना मुद्दा बयान किया। ये मुलाजमा बड़ी सुलझी हवी औरत थी। उसने कहा कि सालार की रहाइश गाह जाकर जकुई को जहर देना मुश्किल नहीं। मौकिया महल देखकर इसको खंजर से कत्ल किया जा सकता है, उसके लिए वक्त चाहिए। उसने वादा किया कि वो जकुई की नकल हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कोई मौकिया मिल जाए। इस जराइम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर मौकिया भी मिला तो हशीशन की मदद ली जा सकती है, मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने इसको यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे सकती हैं। नाजी अपने कमरे में बहुत गुस्से की आलम में टहल रहा था। जकुई इसको ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका गुस्सा मजीद बढ़ता चला जा रहा था। आप मुझे इसके पास जाने दें, मैं उसको शीशे में उतार लूंगी। जकुई ने कहा, बेकार है, मुझत हुक्मनामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी हो चुका है। मुझे उसने कहीं का थी रहने दिया। इस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है मेरे खिलाफ साजिश करने वाले लोग कौन है। वही मेरी उभरती हुई हसीयत से हसद महसूस कर रहे हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। यहां के हुक्मरानों पर मैंने हुकूमत की है, हालांकि मैं मामूली सा सालार था। अब मैं सालार भी नहीं रहा। नाजी ने दरबान को बुलाकर कहा कि अवरश को बुलाए। इसका हमरुज और नायब आया तो उसने भी उसी मौजू पर बात की। इसे वो कोई नई खबर नहीं सुना रहा था। अवरश के साथ वो सलाहुद्दीन के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्याल कर चुका था, मगर दोनों इसके खिलाफ कोई तफसीली कार्रवाई नहीं सोच सके थे। अब नाजी के दिमाग में जवाबी कार्रवाई आई थी। इसने अवरश को कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। क्या? अवरश ने कहा। बगावत, नाजी ने कहा, और अवरश इसको चुपचाप देखता रहा। नाजी ने उसको कहा, तुम हैरान हो गए हूं क्या? तुम्हें शक है कि ये 50,000 सूडानी फौज हमारी वफादार थी क्या? सुल्तान के मुकाबले में मुझे और तुम्हें अपना सालार और खैर ख्वाह नहीं समझती। सुल्तान के मुकाबले में मुझे और तुम्हें अपना सालार और खैर ख्वाह नहीं समझती। क्या तुम इस फौज को यह कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मसरफ का गुलाम बनाया जा रहा है? मिस्र तुम्हारा है। मैंने इस इक़दाम पर गौर नहीं किया था। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की फौज बगावत को दबा सकती है और इस नी फौज को कमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टिकर लेने से पहले मैं हर पहलू पर गौर करना चाहिए। अवरश ने कहा, मैं गौर कर चुका हूं। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूं। तुम 2 प्यांबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। आओ मेरी बात बहुत गौर से सुनो। जकुई, तुम अपने कमरे में चली जाओ। नाजी ने कहा। जकवी अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोनों फौजों को मदगम करने का दौरानिया 7 दिन रखा था। आप कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह से ताउन करता रहा। 7 रोज गुजर चुके थे। नाजी एक बार फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिला, लेकिन कोई शिकायत नहीं की। तफसीली रिपोर्ट देकर कहा कि 7 दिन में दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नायबीन ने भी यकीन दिलाया कि नाजी ईमानदारी से ताउन कर रहा है, मगर अली बिन सुफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कन थी। एक इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी कि सूडानी फौज में किसी हद तक बेअतमिनानी और अबतरी पाई जा रही है। वो मिस्री फौज में मुदगम होने पर खुश नहीं।
इनमें ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि मिस्री फौज में मुदगम होकर इनकी हसीयत गुलामों जैसी हो जाएगी, उनको माल गनीमत भी नहीं मिलेगा और उनसे बरदबारी का काम लिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि उनको शराब नोशी की इजाजत नहीं होगी। अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक ये खबर पहुंचा दी। अय्यूबी ने उसे कहा कि ये लोग तवील वक्त से ऐश की जिंदगी बिसर कर रहे, मैं उनको ये तब्दीली पसंद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। इस लड़की से मुलाकात हुई कि नहीं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। नहीं, उससे मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आ रही, मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजी ने उसको कैद करके रखा है, अली बिन सुफियान ने कहा। इससे अगली रात का है, रात अभी अभी तारीख हुई थी। ज़कुई अपने कमरे में थी, नाजी और ओ वर्ष साथ वाले कमरे में थे। उसे घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। उसने पर्दा मिटा दिया। बाहर के चिरागों की रोशनी में उसको दो घोड़सवार घोड़ों से दिखाई दिए। लिबास से वो ताजिर मालूम हो रहे थे। घोड़ों से उतरकर वो नाजी के कमरे की तरफ बढ़े तो उनकी चाल बता रही थी कि ये ताबरखी। इतने में अवुरश बाहर निकला। दोनों घोड़सवार इसको देखकर रख गए और अवुरश को पाछियों के अंदाज से सलाम किया। अवुरश ने उनके गर्द घूमकर उनका जायजा लिया और फिर कहा कि अपने हथियार दिखाओ। दोनों ने फिरती से चुगे खोले और हथियार दिखाई दिए। इनके पास छोटी छोटी तलवारें और एक एक नेजा था। अवुरश उनको कमरे के अंदर ले गया। दरबान बाहर खड़ा था। ज़कुई गहरे सोच में पड़ गई। वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर दरबान ने इसको दरवाजे पर ही रखा और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी हुए को अंदर जाने न दें। ज़कुई को वहां ऐसी हसीयत हासिल हो ई थी कि वो कमांडरों पर भी हुक्म चलाया करती थी। दरबान के कहने से वो समझ गई कि कोई खास बात है। उसे याद आया कि नाजी ने उसकी मौजूदगी में अवुरश से कहा था